हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि अर्थवर्म में एक्सक्रीशन किस तरह से होती है और कौन सी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं इन केस ऑफ अर्थवर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गन्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द एक्सक्रीशन ऑफ अर्थवर्म। ओके, सो टुडे वी डिस्कस एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। ठीक है, सो सबसे पहले हम कॉकरोच को देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है कॉकरोच, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है और उसके बाद फिर हम इसके एक्सक्रीशन की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट दिस कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, सो कॉकरोच जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। ओके, यानी इट इज द मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड द क्लास इंसेक्टा। सो आर्थ्रोपोडा में क्लास इंसेक्टा का मेंबर है। ओके, सो दिस इज क्लास इंसेक्टा। अंडरस्टैंड? फर्दर इसकी जितनी भी हिस्ट्री है या व्हाटएवर हम उसमें नहीं इंटर होते, ठीक है, उसको डिस्कस नहीं कर रहे। हम अभी सीधा आएंगे कि एक्सक्रीशन जो है वो कॉकरोच में किस तरह से होती है। अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट व्हाट आर द एक्सक्रिएटरी मटेरियल। ओके, सो वी राइट दैट एक्सक्रिएटरी मटेरियल कौन सा होता है कॉकरोच में। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है कि हम एक्सक्रिएटरी मटेरियल जो होता है जनरली हम यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है उनको मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिक वेस्ट को हम कहते हैं और अमंग द मेटाबॉलिक वेस्ट दोज मटेरियल दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग और दैट हैज नाइट्रोजन इन इट। ओके, और उसकी रिमूवल को हम जनरली यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो नाइट्रोजनस वेस्ट में आपको बताया कि फिर मुख्तलिफ टाइप्स की होती है, जिस तरह से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिकनाइन, ठीक है, etc. These are some nitrogenous waste which are formed in different organisms. ठीक, so कौन सा nitrogenous waste जो है वो कॉकरोच में बनता है। So the nitrogenous waste that is produced in the cockroach is actually uric acid. ठीक है, so uric acid is the waste material or nitrogenous waste that is produced in case of cockroach. So इसी तरह से हम कॉकरोच को क्या कहेंगे, यूरिकोटैलिक। So therefore we say that cockroach is actually यूरिकोटैलिक organism. ठीक है, why यूरिकोटैलिक organism? Because it excretes यूरिक एसिड। क्योंकि ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है इसीलिए हम इसको यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। के कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो कौन से होते हैं। सो वी राइट हियर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। सो जनरली अगर हम बात करें कि कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो पार्ट जो एक्चुअली एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज मालपिगियन ट्यूब्यूल। अंडरस्टैंड? सो हियर वी राइट दैट मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। ओके, सो जिस तरह से हमने प्लेनेरिया में मैंने आपको बताया था कि देयर इज प्रोटोनेफ्रीडिया। In case of earthworm, we discussed that metanephridia or simply nephridia are the excretory organs, and in case of cockroach, we study that Malpighian tubules. These are the organs, or these are the structures, or the parts which are involved in the excretion in case of cockroach. Okay. So अब सवाल ये पैदा होता है कि ये Malpighian tubules जो है ये होती क्या हैं, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। So Malpighian tubules are actually they are long, thin, okay, long होती हैं, thin and finger-like tubules. Okay,
So what is the Malpighian tubule? Malpighian tubule is long, thin and finger-like tubules present between mid-gut and hind-gut. Okay? So यहाँ पर हमने मिड गट और हाइंड गट की बात की है, यानी गट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हम यहाँ पर इंटेस्टाइन की एक्चुअली बात कर रहे हैं। सो इन बिटवीन, या समटाइम्स हम कहते हैं प्रेजेंट बिटवीन, और समटाइम्स वी कॉल इट एट द जंक्शन, ठीक है। जंक्शन यानी यूनियन, जहाँ पर मिड गट और हाइंड गट एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उस प्लेस को हम जंक्शन भी कह सकते हैं या इन बिटवीन, ठीक है। वहाँ पर ये मौजूद होती हैं। अभी हम आगे जाके इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आपको क्लियरली वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। एंड दीज ट्यूब्यूल्स एक्चुअली आर प्रेजेंट इन द हेमियोलिम्फ, ठीक है। यानी वो जो कॉकरोच की बॉडी होती है, वहाँ पर हम उसको कहते हैं, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड इज हेमियोलिम्फ, ओके। It is the body fluid. So body का जो fluid होता है कॉकरोच का, उसमें ये इंटर होती हैं। So अभी हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। वहाँ से फिर क्या होता है, हेमियोलिम्फ से they actually absorb uric acid, ठीक है। ये यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद वो जो यूरिक एसिड होता है वो इंटर हो जाता है इनटू दी हाइंड गट, ठीक है। हाइंड गट में इंटर होगा, हाइंड गट के बाद फिर वो इंटर हो जाएगा रेक्टम में, अंडरस्टैंड। सो रेक्टम के अंदर आने के बाद देन देयर विल बी एक्चुअली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ दिस यूजफुल मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉडी फ्लूइड मैंने आपको बताया हेमोलिम्फ, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड मौजूद नहीं होता, लेकिन along with uric acid there are some useful material also, ठीक है। so useful material भी मौजूद होता है। so उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, जिस तरह से हमने अर्थवर्म में बात की थी, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अर्थवर्म में भी जो फ्लूइड इंटर होता है नेफ्रोस्टोम के अंदर या नेफ्रीडियम के अंदर, वो जो फ्लूइड होता है उसमें यूजफुल मटेरियल भी मौजूद होता है और उस यूजफुल मटेरियल को फिर रीअब्जॉर्ब करना होता है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फूड, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होता है कि ये जो मैंने आपको बताया, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स वो एब्जॉर्ब करती हैं हेमोलिम्फ का जो फ्लूइड होता है, बॉडी का फ्लूइड, उसको एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो फ्लूइड होता है वो हाइंड गट में इंटर होगा और वहाँ पर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगी of reabsorption of useful material, ठीक है। कहाँ पर, एट दी लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड गट, ठीक है। हाइंड गट का जो लास्ट पार्ट होता है वहाँ पर इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी और रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद द रिमेनिंग द यूरिक एसिड सिंपली फाइनल जो वेस्ट मटेरियल से बच जाएगा, that will enter into the rectum, वो रेक्टम के अंदर इंटर होता है, ठीक है। और वहां पर फिर क्या होता है कि रेक्टम के अंदर there is reabsorption further of water, ठीक है। वहां पर रेक्टम में भी further reabsorption होती है वाटर की, and also salts से further reabsorb होते हैं, and finally जो यूरिक एसिड है वो बिल्कुल ड्राई, यानी उसमें जो जितना भी वाटर वगैरह होता है वो रिमूव हो जाता है। सो दिस यूरिक एसिड अलॉन्ग विद द अनडाइजेस्टेड फूड और अलॉन्ग विद द फीसिस, जनरली वी कॉल इट एज फीसिस प्लस यूरिक एसिड कम आउट ऑफ बॉडी। सो दिस इज आउट, वो वहां से आउट हो जाता है। सो ये जो है पूरा मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है वो इसकी एक्सक्रीशन होती है वेस्ट मटेरियल की, जो यूरिक एसिड बनता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है उसको कहते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, वो किस तरह से वर्क करती हैं। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं और हम ड्रा कर रहे हैं जो है उसकी कॉकरोच के स्ट्रक्चर को या उसकी फिगर को ड्रा करना है, ताकि हमें फिर ये जो मैंने आपको बताया ये सारा समझने में
आसानी हो, ताकि हम इजीली इस चीज़ को समझ सकेंगे ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से होता है। सो लेट्स कम देयर। सो अब हम यहाँ पर कॉकरोच का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और उसके बाद माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का भी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स एक्चुअली क्या होती हैं। सो लेट अस ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमने कॉकरोच का स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ठीक है। सो जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कॉकरोच है ये उसकी हमने इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर को ड्रा किया है, और यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो सारे पार्ट हैं वो उनको सही नमूने से अंडरस्टैंड करने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए हमने थोड़ा इनको बाहर ड्रा किया है। यानी बजाय इसके कि हम इस चीज़ को अंदर बॉडी के ड्रा करते तो एक्चुअली इसको समझाना या इसको फिर जो है लेबल करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता, इसीलिए हम इसको बाहर लेकर आए हैं। ये पूरे का पूरा इसका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। सो दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, जो कि अंदर होता है एक्चुअली, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड, बट हमने इसको बाहर निकाला है ताकि हमें पता चल सके कि माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो कहाँ पर होती हैं और किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर हम देखेंगे this part which is present there, that is called is foregut, ठीक है, इसको हम foregut कहते हैं, ठीक है। then this part is midgut, ये होता है midgut, and the last part of alimentary canal that is the hindgut, हम इस part को hindgut कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट, आर एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है। सो यानी माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो जंक्शन पर मौजूद होती हैं, जहां पर मिडगट और हाइंडगट एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उस प्लेस पर ये माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। सो अगर हम लेबल करें फर्दर, सो दीज आर एक्चुअली दी माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, सो हम इन ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे थे कि दीज आर एक्चुअली दी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स। सो ये जो है कॉकरोच में एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पर आप एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज प्रेजेंट बिटवीन फोरगट एंड मिडगट, ठीक है। फोरगट और मिडगट के बिटवीन जो है ये कुछ सेम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। These are not the Malpighian tubules. Sometimes we are confused that are they look similar with the Malpighian tubules. Actually, they are the cecum or hepatic ceca. हम इनको hepatic ceca कहते हैं. So if I label it, it is the hepatic ceca. ओके, सो यानी ये जो स्ट्रक्चर है हेपेटिक सी का, इसका क्या फंक्शन होता है, ये भी बिल्कुल इसकी तरह रिजेंबल करता है इसके साथ, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो होता है डाइजेस्टिव जूसेस बनाना, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाना। सो इट्स नॉट फंक्शन इज इन द एक्सक्रीशन, सो इट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, सो दिस एक्चुअली एक्सक्रीट्स व्हाट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं। सो दिस इज द हेपेटिक सीका। इट्स नॉट फंक्शन इन, ये इसका कोई भी फंक्शन, कोई भी रोल जो है वो एक्सक्रीशन में नहीं होगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मैंने आपको बताया माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, दीज आर एक्चुअली द स्ट्रक्चर्स। अब इनमें और हेपेटिक सीका में मैंने आपको डिफरेंस बताया कि हेपेटिक सीका जो है उसका फंक्शन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करना, और फर्दर अगर मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊं तो ये जो हेपेटिक सीका होता है इसका नंबर 6 to 8 होता है, यानी दे आर 6 to 8 इन नंबर, और कहां पर मौजूद होती हैं, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। सो समटाइम्स इसमें एमसीक्यूएस भी पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछा जाता है कि भाई
फोर गट और मिड गट के जंक्शन पर जो ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं उनको क्या कहा जाता है? समटाइम्स पूछा जाता है कि मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर जो ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं उनको क्या कहा जाता है? सो जो ये यहाँ पर मौजूद हैं दीज आर एक्चुअली दी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अंडरस्टैंड? सो अब हम आते हैं कि ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है ये यहाँ पर एक्चुअली मौजूद होता है। दिस इज दी बॉडी फ्लूइड जिसको हमने हेमोलिम्फ कहा, हेमोलिम्फ। ओके, सो दिस इज दी बॉडी फ्लूइड, ये यहाँ पर होता है बॉडी फ्लूइड। सो इस बॉडी फ्लूइड यानी मैंने को बताया कि अंदर की तरफ होंगे तो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे बॉडी फ्लूइड को, उसके बाद वहां से यूरिक एसिड जैसे मैंने आपको बताया वो सेपरेट हो जाएगा और जितना भी यूजफुल मटेरियल है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम इसको फर्दर थोड़ा एलाबोरेट करें, इस चीज को देखें कि एक्चुअली ये वर्क किस तरह से होता है, तो हम यहाँ पर नीचे अगर इसको फर्दर लेकर आए इस पोर्शन को, इस पूरे पार्ट को, इस होल पार्ट, तो हमें इजीली क्लियर हो जाएगा। सो जिस तरह से हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं, दिस इज दी मिड गट। ठीक है, और मिड गट जो है वो साइज में छोटा होता है एज कंपेयर टू दी हाइंड गट। तो यहाँ पर हमने हाइंड गट बनाया है और हाइंड गट जो है वो साइज में स्लाइटली लार्जर है। सो यहाँ पर हम वही जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं उनको ड्रा कर रहे हैं। सो दिस इज फिंगर लाइक मालपीजियन ट्यूब्यूल दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर। ओके, सो यहाँ पर मौजूद होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हेमोलिम्फ मौजूद होता है। सो दिस इज द हेमोलिम्फ बिकॉज़ दे आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी कैविटी, अंदर। सो यहाँ से क्या होता है, ये जो हेमोलिम्फ है दैट इज एब्जॉर्ब्ड, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद इट एंटर्स इनटू द हाइंड गट। हाइंड गट में एंटर होने के बाद फिर मैंने आपको बताया इट विल एंटर इनटू द रेक्टम। उसके बाद फिर इसकी एंट्री जो है वो रेक्टम के अंदर हो जाती है। सो दिस इज हाउ इट इज एब्जॉर्ब्ड। अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक्चुअली व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इट्स एक्सक्रीशन और इट्स एब्जॉर्प्शन, वो किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। सो अब अगर हम यहाँ पर फर्दर इस मालपीजियन ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन बनाएं, से फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ पर ड्रा करते हैं, दिस इज द मालपीजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, एंड वी ड्रॉ इट्स ट्रांसफर सेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, सो एक्चुअली दिस इज द ट्यूब्यूल। ठीक है, और यहाँ पर इनसाइड देयर इज एक्चुअली प्रेजेंट, तो यहाँ पर इसके पास क्या होता है? दीज आर द सेल्स ऑफ द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। सो ये इसके सेल्स होते हैं। सो दीज आर द सेल्स ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स और इनसाइड दीज सेल्स देयर आर सिलिया प्रेजेंट। सो यहाँ पर ये सिलिया मौजूद होते हैं। सो जिस तरह से अर्थवर्म में हमने नेफ्रीडियम की बात की थी तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि सिलिया मौजूद होते हैं। तो सिलिया आर आल्सो प्रेजेंट देयर, यहाँ पर भी सिलिया मौजूद होते हैं। सो दीज आर दी सिलिया। सो ये जो सिलिया होते हैं दे एक्चुअली बीट इन दैट मैनर दैट द मटेरियल और द फ्लूइड इज सक्ड इन। ठीक है, सो इसकी बीट करने से क्या होगा? सिलिया के बीट करने से क्या होगा? जो फ्लूइड है, जो मटेरियल है वो इंटर हो जाता है विद इन दी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के अंदर, और उसके बाद फिर ये जो मटेरियल है वो यहाँ पर कहाँ पे आएगा? हाइंड लिम्ब में। हाइंड लिम्ब के लास्ट पार्ट में क्या होगा? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी फ्लूइड जो है उसमें से यूजफुल मटेरियल निकाला जाएगा, बकाया रिमेनिंग जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर स्टोर होता है। फिर फर्दर इसमें से वाटर यानी H2O प्लस साल्ट्स जो हैं वो फर्दर निकाले जाते हैं, वो फर्दर रिमूव होते हैं, वो फर्दर रीअब्सॉर्ब होते हैं। फाइनली द ड्राइड यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड अलोंग विद फीसेस। ठीक है, सो इसी तरह से कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस होती है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं इनका नंबर कितना होता है? एक्चुअली 100 to 150 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक बंडल में मौजूद होती हैं। ठीक है, और ऐसे तकरीबन 6 to 10 बंडल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के। सो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जाता है कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का नंबर कितना होता है, तो आप याद रखें कि 100 to 150 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का एक बंडल होता है और तकरीबन 6 से 10 बंडल जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। अंडरस्टैंड?
So this was all about the excretion in cockroach that we studied, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में excretion in man को स्टार्ट करेंगे। So इंशाल्लाह हम वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। Till then, bye bye, take care, thank you।